हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको इतिहास से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोहना। पश्चिमोत्तर भारत के सोहना नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 2 है, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 से 40,000 वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का आविर्भाव इस धरती पर 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3 है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा धातु का मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किया था। प्रश्न संख्या 6 है, प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कासारपड़। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में कासारपड़ कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावचित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता काल में भावचित्रात्मक लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। प्रश्न संख्या 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 11 है, मेसोपोटामिया के साक्ष्य में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। मेसोपोटामिया के साक्ष्य में हड़प्पा स्थलों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेराकोटा। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। प्रश्न संख्या 13 है, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। हड़प्पा कालीन कालीबंगा स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है। प्रश्न संख्या 14 है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अष्टाध्यायी। सर्वप्रथम अष्टाध्यायी ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिला है। प्रश्न संख्या 15 है, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रत्निन। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को रत्निन कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रत्निन। प्रश्न संख्या 17 है, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभा एवं समिति।
राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था सभा एवं समिति कहलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 18 है, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खिल्ल। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल कहा जाता था। प्रश्न संख्या 19 है, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 20 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोश उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोश उपनिषद से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21 है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतरंजी खेड़ा से। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख अतरंजी खेड़ा से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 22 है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेशक का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 23 है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने राजगृह में अपना पहला उपदेश दिया था। प्रश्न संख्या 24 है, प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है, किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में विभाजित हो गया। प्रश्न संख्या 26 है, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैव संप्रदाय। लिंगायत शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न संख्या 27 है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज तरंगिणी की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलहड़ ने। धर्मनिरपेक्ष साहित्य राज तरंगिणी की रचना कलहड़ ने किया था। प्रश्न संख्या 28 है, पुराणों में मगध साम्राज्य के किस शासक को सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महापद्म नंद को। पुराणों में मगध साम्राज्य के महापद्म नंद शासक को सर्वक्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। प्रश्न संख्या 29 है, सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। सीरियाई राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के शासन काल में भारत आया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। प्रश्न संख्या 30 है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक धनानंद था। प्रश्न संख्या 31 है, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 32 है, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। प्रश्न संख्या 33 है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ब्राह्मणी, अरमाइक, खरोष्टी, ये सभी राइट आंसर है। अशोक के अभिलेख इन सभी लिपियों में उत्कीर्ण है। प्रश्न संख्या 34 है, मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तीर्थ। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 35 है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपगुप्त। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। प्रश्न संख्या 36 है, मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग। मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर 1/6 भाग निर्धारित थी। प्रश्न संख्या 37 है, शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10वें वर्ष। शासन के 10वें वर्ष के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा किए थे। प्रश्न संख्या 38 है, राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लक्षणाध्यक्ष। राजकीय टकसाल के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन शासक ने करवाया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40 है, गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गांधार एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है, दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धनुष। दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक धनुष था। प्रश्न संख्या 42 है, प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कारिकाल को। प्राचीन चोल वंश का संस्थापक कारिकाल को माना जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, किस पांड्य शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेंडुजेलियन। नेंडुजेलियन पांड्य शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेंडुजेलियन। प्रश्न संख्या 44 है, पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मदुरै। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी। प्रश्न संख्या 45 है, चीनी लेखक फाहान किसके शासनकाल में भारत का यात्रा किए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी लेखक फाहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का यात्रा किए थे। प्रश्न संख्या 46 है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 है, किस गुप्त शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जयिनी बनाई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय शासन ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जयिनी बनाई थी। प्रश्न संख्या 48 है, इलाहाबाद स्थित प्रयाग पराशस्ती लेख की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिशेर ने। इलाहाबाद स्थित प्रयाग पराशस्ती लेख की रचना हरिशेर ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरिशेर। प्रश्न संख्या 49 है, हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासन को जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त को। हूणों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय स्कंदगुप्त शासन को जाता है। प्रश्न संख्या 50 है, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।